आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरियोलॉजी पार्ट सेकेंड। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में, साइज़ के बारे में, शेप के बारे में और उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में हमने बात की थी। इस क्लास में हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो टुडेज टॉपिक इज़ बैक्टीरियल स्ट्रक्चर। बैक्टीरियल जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो उसकी आउटर लेयर होती है, द आउटर लेयर और सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, अ रिजिड सेल वॉल एंड बीनीथ इट अ साइटोप्लाज्मिक और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो आउटर एनवेलप होता है, जो आउटर लेयर होती है या सेल एनवेलप जिसको हम बात करते हैं, उसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक रिजिड सेल वॉल होती है और उसके नीचे एक साइटोप्लाज्मिक और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। द सेल एनवेलप एनक्लोजेज द प्रोटोप्लाज्म। जो सेल एनवेलप होता है उसके अंदर, एनक्लोजेज मतलब उस चारों तरफ सेल वॉल है, उसके अंदर हमारे पास होता है प्रोटोप्लाज्म कंप्राइजिंग द साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स होते हैं, जैसे कि राइबोसोम्स, मीजोसोम्स, ग्रेन्यूल्स, वैक्यूल्स एंड न्यूक्लियर बॉडी। सबसे पहले बात करेंगे हम सेल वॉल की। बीनीथ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स इज द सेल वॉल। जो एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है एक बैक्टीरिया के सेल का, बैक्टीरिया का, उसके अंदर क्या होता है? सेल वॉल होता है। इट इज़ वेरी रिजिड एंड गिव शेप्स टू द सेल। ये बहुत रिजिड होती है और शेप प्रोवाइड करती है सेल को, बैक्टीरियल सेल को शेप प्रोवाइड करती है सेल वॉल। इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रिवेंट द सेल फ्रॉम एक्सपेंडिंग एंड इवेंचुअली बस्टिंग ड्यू टू वाटर अपटेक। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये सेल को एक्सपेंड होके और बस्ट होने से बचाती है। जब वाटर अपटेक होगा, जब सेल वाटर इनटेक करेगा, जब सेल के अंदर वाटर आएगा, तो वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होने से सेल की साइज़ और शेप को मेंटेन रखने का काम सेल वॉल करती है और ये सेल को बस्ट होने से भी बचाती है। सेल वॉल कॉन्स्टिट्यूट्स अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द सेल एंड इट इज़ एसेंशियल फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ एंड डिवीजन। जो सेल वॉल होती है वो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन बनाती है ड्राई वेट ऑफ द सेल का। अगर हम सेल, बैक्टीरियल सेल को अगर हम ड्राई वेट निकालते हैं, वाटर को रिमूव करके अगर हम ड्राई वेट निकालते हैं, तो बहुत अच्छा प्रोपोर्शन ये शो करती है और ये बहुत इसेंशियल होती है फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ और डिवीजन के लिए। बैक्टीरिया को ग्रो करने में और उसका डिवीजन करने में, मतलब रिप्रोडक्शन करने के अंदर ये बहुत हेल्पफुल होती है। द सेल वॉल कैन नॉट बी सीन बाय डायरेक्ट लाइट माइक्रोस्कोपी। जो सेल वॉल होती है वो हम माइक्रोस्कोप से भी डायरेक्टली नहीं देख सकते। एंड डज नॉट स्टेन विद सिंपल स्टेन्स। और जब हम इसको स्टेन करेंगे तो ये सिंपल स्टेन से स्टेन भी नहीं होती। इसी वजह से ये हमको डायरेक्ट लाइट माइक्रोस्कोप में दिखती नहीं है। इट मे बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय माइक्रो डिसेक्शन, रिएक्शन विद स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, मैकेनिकल रप्चर ऑफ द सेल, डिफरेंशियल स्टेनिंग प्रोसीजर और बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। अगर हम इसको देखना है तो उसको देखने के लिए कुछ अलग डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, प्रोसेस होते हैं, उसकी वजह से हम देख सकते हैं। जैसे कि हम माइक्रो डिसेक्शन करें, उसका डिसेक्शन करें सेल का, उसके बाद हम उसको देखें। रिएक्शन विद स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़, हम बैक्टीरिया का पर्टिकुलर एंटीबॉडीज़ के साथ में रिएक्शन कराएंगे, जिसकी वजह से वो सेल वॉल रप्चर होगी, डैमेज होगी और सेल का जो स्ट्रक्चर होगा वो बाहर आ जाएगा, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। तब हम सेल वॉल को देख सकते हैं। डिफरेंशियल स्टेनिंग प्रोसीजर, या फिर हम कुछ सिंपल स्टेन के बजाय डिफरेंशियल स्टेनिंग करेंगे, उसी से हम इसको देख सकते हैं। या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से हम देख सकते हैं। मतलब इस सिंपल लाइट माइक्रोस्कोपी से हमको नज़र नहीं आएगी। इसको सेल वॉल को देखने के लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। अब हम इसकी केमिकल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। केमिकली द सेल वॉल इज कम्पोज ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, म्यूकोपेप्टाइड and N-acetyl glucosamine and N-acetyl muramic acid alternating in chains cross linked by peptide chains। तो ये केमिकली किन चीज़ों से बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। म्यूकोपेप्टाइड, जो कि पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन कहते हैं, जो किससे बना होता है? फॉर्म बाय N-acetyl glucosamine and N-acetyl muramic acid। ऑल्टरनेटिवली ये लगा होता है, एक ग्लूकोसामिन, N-acetyl ग्लूकोसामिन होता है, एक N-acetyl muramic acid होता है और ये क्रॉस लिंक बाय पेप्टाइड चेन से क्रॉस लिंक होते हैं। Embedded in it are polyalcohol called teichoic acids। और उसके अंदर पॉली एल्कोहल, जिसको हम टेकोइक एसिड्स कहते हैं, वो एम्बेडेड होते हैं उसके अंदर। तो ये आप देख सकते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं
ये स्ट्रक्चर जो शेप हम देख रहे हैं ये सब सेल वॉल के फॉर्मेशन की वजह से ही हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कोकस हो गया, रॉड और बेसिलस, कर्व फॉर्म, स्पाइरोलम, स्पाइरोकीट, जो हम लास्ट क्लासेस में हम इनको पढ़ चुके हैं, हम इनका डिफरेंसेस पढ़ चुके हैं, क्यों हमने इनको डिफ्रेंशिएट किया है, किस बेसिस पे इनके नाम हैं। तो आप लास्ट क्लास देखेंगे तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं आउटर मेम्ब्रेन की। द आउटर मेम्ब्रेन इज फाउंड ओनली इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। Its function as an initial barrier to the environment and is composed of lipopolysaccharide and phospholipids. जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर ही प्रेजेंट होती है। अभी ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो हमने नाम दिया है ये इसके डिफरेंशियल स्टेनिंग के ऊपर नाम दिया है। जो बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव स्टेनिंग से स्टेन होते हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाएंगे। तो ये एक आप कहेंगे एक बेसिक स्ट्रक्चर है आउटर मेम्ब्रेन किसके अंदर प्रेजेंट है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो यह हमें एक इसकी आइडेंटिटी प्रोवाइड कराती है। इट्स फंक्शन इज एन इनिशियल बैरियर टू द एनवायरनमेंट। ये बाहर के एनवायरनमेंट से इनिशियल बैरियर मतलब एक इनिशियल स्टार्टिंग बैरियर की तरह काम करता है। और ये किससे बना होता है, लिपोपॉलीसेकेराइड से एंड फॉस्फोलिपिड से। नेक्स्ट हमारी बात करेंगे हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन की। Cytoplasmic membrane is present immediately beneath the cell wall, found in both gram-positive and negative bacteria, and it is thin layer lining the inner surface of the cell wall and separating it from cytoplasm. जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है ये जो सेल वॉल होती है उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट इमीडिएटली बीनीथ सेल वॉल, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सेल वॉल के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है। और ये दोनों बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होती है, ग्राम पॉजिटिव में भी होती है और ग्राम नेगेटिव में भी होती है। जबकि हम आउटर मेम्ब्रेन की जब हमने बात करी थी वो सिर्फ किस में थी, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में थी। तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होगी, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। एंड इट इज़ अ थिन लेयर, ये एक पतली सी लेयर होती है, लाइनिंग द इनर सरफेस ऑफ सेल वॉल। जो सेल वॉल होती है उसकी जो इनर सरफेस होती है, डाउनवर्ड सरफेस जो इनर सरफेस होती है उसके साथ में ये अटैच्ड होती है। एंड सेपरेटिंग इट फ्रॉम साइटोप्लाज्म, इसका काम क्या है, ये आउटर मेम्ब्रेन को, सेल वॉल को और साइटोप्लाज्म को दोनों को ये सेपरेट करने का काम करती है। एज अ सेपरेटर ये वर्क करती है। इट्स एक्ट्स एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट्स टू एंड फ्रॉम द प्रोटोप्लाज्म। ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर से सब चीज़ें डिफ्यूज़ नहीं हो सकती, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें डिफ्यूज़ होती हैं, उसे हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें परमेबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। सो इट एक्ट्स एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट्स टू एंड फ्रॉम द प्रोटोप्लाज्म। ये क्या करती है, जैसे कि इसका ये सेमी परमेबल होती है तो ये कंट्रोल करने का काम करती है। मेटाबोलाइट्स जो होते हैं उसका फ्लो को मेंटेन करने का काम करती है। जिस मेटाबोलाइट्स की जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसको रखती है सेल के अंदर, नहीं तो उसको बाहर निकाल देती है। अगर कम होती है तो बाहर से वापस अंदर ले लेती है। तो इसका काम होता है इट्स एक्ट्स सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट्स टू एंड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म इज, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट साइटोप्लाज्म की। द साइटोप्लाज्म इज अ कोलॉइडल सिस्टम containing a variety of organic and inorganic solutes containing 80% water and 20% salts। साइटोप्लाज्म क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ से, साइटोप्लाज्म एक कोलॉइडल सिस्टम है containing a variety of organic and inorganic solutes। साइटोप्लाज्म जो सेल के अंदर जो चीज़ें होती हैं, सेल वॉल और साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो हम उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये इट्स कंटेन अ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर 80% तो वाटर होता है एंड 20% सॉल्ट्स और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर रिच इन राइबोसोम्स, ये राइबोसोम्स के अंदर रिच होते हैं, डीएनए एंड फ्लूइड। तो हम बात कर रहे हैं साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म के अंदर 80% साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर होता है और 20% सॉल्ट्स एंड प्रोटीन्स होते हैं।
जो 20% सॉल्ट एंड प्रोटीन्स होते हैं दे आर रिच इन राइबोसोम्स, डीएनए एंड फ्लूइड। इसके अंदर भरपूर मात्रा के अंदर राइबोसोम्स होता है, डीएनए होता है एंड फ्लूइड प्रेजेंट होता है। डीएनए इज अ सर्कुलर एंड हैप्लॉइड। डीएनए जो होता है वो सर्कुलर होता है और हैप्लॉइड होता है। दे आर हाईली कॉइल्ड विद इंटरमिक्स्ड पॉलीएमीन्स। जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है डीएनए इंटरमिक्स्ड पॉलीएमीन्स का, जिसके अंदर हम एडिनाइन, ग्वाइनिन, साइटोसिन ये जो हम पढ़ते हैं। एंड सपोर्ट प्रोटीन्स, और सपोर्टिव जो प्रोटीन्स होते हैं उसका इंटरमिक्स्ड पॉलीएमीन्स चेन हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए सॉरी। जो प्लाज्मिड्स होते हैं वो एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होते हैं, सर्कुलर फॉर्म के अंदर होते हैं ये डीएनए, हेलिकल नहीं होते हैं, सर्कुलर होते हैं प्लाज्मिड्स। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे राइबोसोम्स की। दे आर द सेंटर्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस का सेंटर्स होते हैं। तो बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ शो होगा मैं राइबोसोम्स के अंदर। दे आर स्लाइटली स्मॉलर देन राइबोसोम्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। तो हमने ये पढ़ा था पिछली क्लास में कि जो बैक्टीरिया होता है प्रोकैरियोटिक सेल होता है, तो इसके अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो स्लाइटली इन स्मॉलर इन साइज होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के राइबोसोम्स से। नेक्स्ट हम बात करेंगे मीजोसोम्स की। दे आर वेसिकुलर कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स फॉर्म्ड बाय इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द साइटोप्लाज्म। मीजोसोम्स क्या होते हैं? दे आर वेसिकुलर, वेसिकल्स होते हैं, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं, ये ट्यूब्यूलर फॉर्म के अंदर होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स इनटू द साइटोप्लाज्म। They are principal sites of respiratory enzymes and help with cell reproduction. ये मेन काम क्या करते हैं? रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करते हैं एज अ प्रिंसिपल साइट ऑफ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स एंड हेल्प विद सेल प्रोडक्शन, और ये सेल के प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूक्लियस की। द न्यूक्लियस इज नॉट डिस्टिंक्ट एंड हैज़ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस, and the genetic material consists of DNA. The cytoplasmic carriers of genetic information are termed plasmids or episomes. तो जो इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो डिस्टिंक्ट नहीं होता, प्रॉपर नहीं होता, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं होती एंड हैज़ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? नॉट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। एंड द जेनेटिक मटीरियल जो इसका होता है वो किससे बना होता है? डीएनए से। The cytoplasmic carriers of genetic information are termed, जो साइटोप्लाज्मिक कैरियर होते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के, जो जब इसके रिप्रोडक्शन होगा और ये डिवीजन शो करेगा तो ये जो साइटोप्लाज्मिक कैरियर की तरह काम करेगा, कौन? जो भी मटेरियल साइटोप्लाज्मिक कैरियर की तरह काम करेगा उसको हम क्या कहेंगे? प्लाज्मिड्स कहेंगे। ये सेलुलर इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा? एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करने का काम करेगा, जिसको हम प्लाज्मिड्स कह सकते हैं या फिर एपिसोम्स कहेंगे। ये बात हुई हमारे न्यूक्लियस की। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कैप्सूल की। जो कैप्सूल होता है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है बैक्टीरिया की, जिसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर कहेंगे। मतलब ये सेल के बाहर की बात करेंगे, सेल वॉल के बाहर एक कैप्सूल होता है। तो जो सेल वॉल के भी बाहर एक लेयर होती है जो क्लोजली सराउंड करती है इस पूरे सेल को, उसको हम कैप्सूल कहेंगे। So the capsule is the outermost layer of the bacteria which is extracellular. Extracellular मतलब सेल के बाहर। It is condensed well defined layer closely surrounding the cell. ये condensed well defined, एक properly defined layer होती है जो हमको visible होती है, closely surrounding cell, ये पूरे सेल को चारों तरफ से कवर करती है। They are usually polysaccharides. And if polysaccharides envelop the whole bacterium, it is capsule, and their production depends on growth conditions. तो जैसा कि आप देख रहे हैं, they are usually polysaccharides, ये बेसिकली ज़्यादातर ये पॉलीसेक्राइड से बनी होती है। एंड इफ, और अगर पॉलीसेक्राइड का जो एनवेलप होता है अगर ये पूरे बैक्टीरियम के चारों तरफ है, इट इज़ कैप्सूल, तो उसको हम कैप्सूल कहेंगे। एंड देयर प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन ग्रोथ कंडीशन, और जो उसका प्रोडक्शन होता है वो ग्रोथ की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि
कितनी ग्रोथ हो रही है, कितना डेवलपमेंट हो रहा है, उस हिसाब से ये कैप्सूल अपना जो होगा वो प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन ग्रोथ कंडीशन, तो उसका कैप्सूल का जो प्रोडक्शन होगा वो सेल बैक्टीरिया की ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करेगा. They are secreted by the cell into the external environment and are highly impermeable. ये जो कैप्सूल होता है, ये जो हम बात कर रहे हैं कैप्सूल की, जो पॉलीसेकेराइड का जो एनवेलप होता है, या ये इसको सिक्रीट किसने करा होता है? सेल ने. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, सेल के बाहर ये सिक्रीट होती है. एंड आर हाईली इम्परमेबल, और ये हाईली इम्परमेबल होती है, इसमें से कोई भी चीज़ बाहर से अंदर नहीं आ सकती. When it forms a loose meshwork of fibrils extending outward from the cell, they are described as glycocalyx, and when masses of polymer that form appear to be totally detached from the cell, and if the cells are seen untrapped in it, are described as slime layer. अगर ये लूज मैशवर्क ऑफ फाइब्रिल्स एक्सटेंडिंग आउटवर्ड्स जो सेल होते हैं, अगर ये उनसे बनी होती है तो ये ग्लाइकोकैलिक्स कहलाती है. And when masses of polymer that formed appear to be totally detached from the cell, and if the cells are seen entrapped in it. अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ से सिक्रीट होती है, इसको सेल वॉल ही सिक्रीट करती है, सेल ही सिक्रीट करता है आउटवर्ड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर. तो अगर मासेस ऑफ पॉलीमर अगर हो और फॉर्म टोटली डिटैच्ड हो, ये चिपके हुए ना हो फ्रॉम द सेल से चिपके ना हो, दूर दूर हो, एंड द सेल्स आर सीन एंट्रैप्ड इन, और सेल उसके अंदर फंसा हुआ दिखे हमें, आर डिस्क्राइब एज स्लाइम लेयर. तो ऐसे उसको हम क्या कहेंगे? स्लाइम लेयर कहेंगे. द कैप्सूल प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट कॉम्प्लीमेंट एंड इट्स एंटी फैगोसाइटिक. द स्लाइम लेयर and glycocalyx helps in adherence of bacteria either to themselves, forming colonial masses, or to surfaces in their environment, and they resist phagocytosis and desiccation of bacteria. तो जो ये कैप्सूल होता है ये प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट कम्प्लीमेंट एंड इज एंटी फैगोसाइटिक. मतलब ये फैगोसाइटिक नहीं होता, खुद को फैगोसाइटिस होने से बचाता है ये कैप्सूल. द स्लाइम लेयर एंड ग्लाइकोकैलिक्स हेल्प्स इन एडेरेंस ऑफ बैक्टीरिया. जो स्लाइम लेयर होती है या ग्लाइकोकैलिक्स होती है, ये अधेर चिपकाने बैक्टीरिया को किसी भी सरफेस पे स्टिक होने के लिए, अधेर होने के लिए उसमें हेल्प करती है. आइदर टू डेमसेल्फ, या तो खुद से चिपकेंगे एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से, ताकि जिससे वो कॉलोनियल मासेस बनाए, और टू द सरफेस इन द एनवायरनमेंट, या फिर वो किसी सरफेस से एनवायरनमेंट से चिपक जाएंगे. एंड दे रेजिस्ट फैगोसाइटोसिस एंड डेसिकेशन ऑफ बैक्टीरिया. और ये बैक्टीरिया के फैगोसाइटोसिस से भी रेजिस्ट करती है, उससे भी रोकती है ये. नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लैजेला की. फ्लैजेला क्या होता है? फ्लैजेला आर लॉन्ग हेयर लाइक हेलिकल फिलामेंट्स. फ्लैजेला जो होते हैं लॉन्ग हेयर लाइक बाल के जैसे हेलिकल फिलामेंट्स होते हैं, एक्सटेंडिंग फ्रॉम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन टू एक्सटीरियर ऑफ द सेल. फ्लैजेला जो एक होता है बाल की तरह स्ट्रक्चर होता है, हेलिकल फिलामेंट होता है. ये हेलिकल, जैसे हमने डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर देखा था वैसा होता है. ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से निकलता है, और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से निकल के सेल के एक्सटीरियर में चला जाता है, बाहर पूंछ के जैसे, टेल के जैसे. फ्लैजेलन इज हाईली एंटीजेनिक एंड फंक्शंस इन सेल मोटिलिटी. जो फ्लैजेलन होता है ये हाईली एंटीजेनिक होता है, और सेल की जो मोटिलिटी होती है, मूवमेंट होता है, उसके अंदर हेल्प करता है. सेल को एक जगह से, बैक्टीरियल सेल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में, मूवमेंट के अंदर ये जो होता है फ्लैजेला हेल्प करता है. सॉरी, द लोकेशन ऑफ फ्लैजेला डिपेंड्स ऑन बैक्टीरियल स्पीशीज as polar situated at one or both ends, which swim in back and forth fashion and lateral at along the sides. फ्लैजेला की जो लोकेशन होती है वो किस पे डिपेंड करती है? बैक्टीरियल स्पीशीज़ पे. मतलब कौन सी स्पीस का बैक्टीरिया है, उसके अंदर जो पोलर्स होते हैं वो सिचुएटेड एक साइड में पोलर सिचुएटेड है या दोनों तरफ पोलर सिचुएटेड है. और ये क्या करते हैं? बोथ एंड्स विच स्विम्स इन बैक एंड फोर्थ फैशन. ये आगे और पीछे की तरफ स्विम करने में हेल्प करते हैं, और बाद में लेटरल साइड्स में भी स्विम करने में हेल्प करते हैं. द पार्ट्स ऑफ द फ्लैजेला आर द फिलामेंट, हुक एंड द बेसल बॉडी. जो फ्लैजेला होता है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, फिलामेंट, हुक एंड द बेसल बॉडी. फिलामेंट इज एक्सटर्नल टू सेल वॉल एंड इज कनेक्टेड टू द हुक एट सेल सरफेस.
जो फिलामेंट होता है ये सेल वॉल के बाहर की तरफ जो स्ट्रक्चर होता है फ्लैजेला का, उसको हम फिलामेंट कहते हैं। ये एक्सटर्नल होता है सेल वॉल से एंड इज़ कनेक्टेड टू द हुक, और ये किससे जुड़ा होता है? हुक से, सेल की सरफेस पे। द हुक एंड बेसल बॉडी आर एम्बेडेड इन द सेल एनवेलप। जो हुक और बेसल बॉडी होती है वो सेल के जो एनवेलप होता है उसके अंदर एम्बेडेड होती है, उसके अंदर धसी हुई होती है। हुक एंड फिलामेंट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन सब यूनिट कॉल्ड एज फ्लैजेलेन। जो हुक और फिलामेंट होते हैं ये किसके बने होते हैं? प्रोटीन सब यूनिट्स के, जिसको हम फ्लैजेलेन कहते हैं। फ्लैजेलेन इज सिंथेसाइज्ड विद इन द सेल एंड पासिस थ्रू द हॉलो सेंटर ऑफ फ्लैजेला। जो फ्लैजेलेन होता है ये सेल के अंदर ही सिंथेसिस होता है, सेल के अंदर ही बनता है। और जो ये फ्लैजेला होता है, जो हेयर स्ट्रक्चर होता है, ये हॉलो होता है। जैसे हमने स्ट्रॉ देखी है ना, सपोज करो सेल से हमने स्ट्रॉ को जोड़ दिया, तो जो एंड सेल वॉल से अटैच्ड है स्ट्रॉ का, वो हमारा हुक और बेसल बॉडी हो गया। अब जो फ्लैजेलिन बनेगा वो इस स्ट्रॉ के अंदर से बाहर आ सकता है। इसी तरीके से ये फ्लैजेलिन जो होता है सेल के अंदर सिंथेसाइज होता है, बनता है, और हॉलो स्पेस, हॉलो सेंटर ऑफ फ्लैजेला से ये बाहर आ जाता है। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला मे बी डिस्क्राइब्ड एज। अब ये जो फ्लैजेला का अरेंजमेंट होता है इसको हमने 4 पार्ट में डिस्क्राइब किया है ऑन द बेसिस ऑन द नंबर ऑफ फ्लैजेला। पहला होता है मोनोट्राइकस, जिसके अंदर सिंगल फ्लैजेला होता है ऑन वन साइड, एक ही साइड के अंदर होता है। नेक्स्ट है लोफोट्राइकस, टफ्ट और फ्लैजेला ऑन वन साइड। टफ्ट और फ्लैजेला मतलब गुच्छा, फ्लैजेला का गुच्छा जो एक ही साइड में हो, जिसको हम लोफोट्राइकस कहेंगे। नेक्स्ट एम्फीट्राइकस, सिंगल और टफ्ट ऑन बोथ साइड्स। या तो सिंगल होगा या टफ्ट होगा, दोनों तरफ। या तो दोनों तरफ अगर सिंगल फ्लैजेला है तो भी हम उसको एम्फीट्राइकस कहेंगे, या अगर दोनों तरफ फ्लैजेला के गुच्छे हैं तो भी हम उसको एम्फीट्राइकस कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा पेरीट्राइकस, सराउंडेड बाय लेटरल फ्लैजेला, मतलब चारों साइड के अंदर फ्लैजेला से अटैच हो। जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, एक साइड से फ्लैजेला निकला है तो मोनोट्राइकस, एक साइड से मल्टीपल फ्लैजेला है, ट्रफ्ट है, गुच्छे हैं फ्लैजेला के, तो वो लोफोट्राइकस। फिर आप देखें एम्फीट्राइकस, दोनों साइड से अगर सिंगल फ्लैजेला भी होता दोनों साइड में तो भी हम उसको एम्फीट्राइकस कहते हैं, या ट्रफ्ट है जैसे इसमें, तो ये क्या है? एम्फीट्राइकस है। और अगर चारों साइड से अगर सब सरफेस के सब तरफ से अगर निकला हो फ्लैजेला तो हम उसको पेरीट्राइकस कहेंगे। आप एग्जांपल्स देख सकते हैं, मोनोट्राइकस का विब्रियो कॉलेरा, लोफोट्राइकस बार्टोनेला बेसिलिफॉर्मिस, एम्फीट्राइकस की बात करेंगे तो स्पिरुलम सर्पेंस, और पेरीट्राइकस की बात करेंगे तो इसकी ई कोलाई, एस्क्रिचा कोलाई। हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे और जो उसका हमको फ्लैजेला दिखेगा उसके हम टाइप से, उसके शेप से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया है, और ये हमें आइडेंटिफिकेशन के अंदर हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पिलाई और फिमरिया। जो पिलाई और फिमरिया होते हैं ये भी हेयर लाइक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आर पिलाई विच आर अदरवाइज नोन एज फिमरिया। तो जो ये हेयर लाइक होते हैं एक्सटेंड फ्रॉम सेल वॉल से निकलते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तरफ फ्लैजेला की जैसे ही, और विच आर अदरवाइज नोन एज फेमरिया, जिनको हम फिमरिया भी कहते हैं। दे आर थिनर, शॉर्टर एंड मोर न्यूमरस देन फ्लैजेला। ये फ्लैजेला से इसको कंपेयर करेंगे तो ये थिनर होते हैं, पतले होते हैं, छोटे होते हैं साइज़ में, और ज़्यादा इन नंबर होते हैं, मोर इन नंबर होते हैं फ्लैजेला से। एंड दे डू नॉट फंक्शन इन मोटिलिटी, और ये मोटिलिटी में हेल्प नहीं करते हैं। फ्लैजेला क्या करता है? मोटिलिटी में हेल्प करता है, एक मूवमेंट शो करता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र में हेल्प करता है, लेकिन पिलाई ये काम नहीं करते। द फिमरे इज़ कम्पोज ऑफ अ सब यूनिट कॉल्ड पाइलिन। जो फिमरी होते हैं या जो पिलाई होते हैं इनका एक सब यूनिट होता है जिससे बने होता है, जिसको हम पाइलिन कहते हैं। देर आर 2 टाइप्स ऑफ पिलाई, नेमली नॉन सेक्स पिलाई, जिसको हम कॉमन पिलाई कहते हैं, एग्जाम्पल फिमरे और टाइप 4, एंड द सेक्स पिलाई। तो 2 तरीके की पिलाई होते हैं, एक तो नॉन सेक्स पिलाई होते हैं और एक सेक्स पिलाई होते हैं। द फिमरी आर एंटीजेनिक एंड मीडिएट देयर एडेशन विच इनहिबिट्स फैगोसाइटोसिस। जो फिमरिया या पिलाई होते हैं ये एंटीजेनिक होते हैं एंड मीडिएट देयर एडेशन, और ये क्या करते हैं? मीडिएशन प्रोवाइड कराते हैं एडेशन में, अटैच होने में
हेल्प करते हैं ये, विच इनहिबिट्स फेगोसाइटोसिस, जिसकी वजह से क्या होता है, फेगोसाइटोसिस स्टार्ट होता है। मतलब फेगोसाइटोसिस के इनिशियल स्टेप को कौन शो करता है, पिलाए ही अडेशन में हेल्प करके और फेगोसाइटोसिस को इनहिबिट करते हैं। द सेक्स पिलाई हेल्प्स इन कॉन्जुगेशन, जो सेक्स पिलाई होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं, कॉन्जुगेशन के अंदर हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पोर्स की। Some bacteria have the ability to form highly resistant resting stage called spores, which helps them to overcome adverse environmental conditions that are unfavorable for vegetative growth of cell. कुछ बैक्टीरिया के अंदर ये एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है कि वो हाईली रेजिस्टेंट रेस्टिंग स्टेज बना लेते हैं। इसको हम एक तरीके से एग्स भी कह सकते हैं, स्पोर्स को बैक्टीरियल एग्स। ये क्यों बनाता है, ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को जो एडवर्स एनवायरनमेंट है। सपोज़ करें अगर कोई बैक्टीरिया ज़्यादा टेम्परेचर पे नहीं ग्रो कर सकता, अब कॉलोनाइजेशन नहीं शो कर सकता, वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं शो कर सकता, तो वो अगर स्पोर्स बनाता है, अगर उसमें एबिलिटी है स्पोर्स बनाने की, तो वो स्पोर्स बना लेगा जो कि हायर टेम्परेचर के ऊपर, जैसे कि ये बैक्टीरिया हायर टेम्परेचर पे ग्रोथ नहीं कर सकता, लेकिन ये स्पोर क्या करेगा, हायर टेम्परेचर के ऊपर भी स्टेन करेगा। और जब एनवायरमेंटल कंडीशन जो कि फेवरेबल होंगी वापस से, तो ये क्या करेगा, बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। सो some bacteria have the ability to form highly resistant resting stage called spores, which help them to overcome adverse environmental conditions that are unfavorable for vegetative growth of the cell. They are not a reproductive form and not a storage granule. ये reproductive form नहीं है, ये reproduce नहीं कर रहा, बैक्टीरिया को reproduce नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है, बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन कर रहा है। जो सेल होता है उसको एक स्पोर में कन्वर्ट कर दिया, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा, नया बैक्टीरिया नहीं बना रहा, उसी बैक्टीरिया को इसने स्पोर में कन्वर्ट कर दिया। जब कंडीशंस फेवरेबल होगी तो ये वापस से बैक्टीरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। दीज स्पोर्स आर रेजिस्टेंस टू बैक्टीरियोसिडल एजेंट्स। ये बैक्टीरियोसिडल जो बैक्टीरिया को मारने वाले एजेंट होते हैं उससे रेजिस्टेंट प्रोवाइड कराता है, तो ये प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहा है बैक्टीरिया की। एंड एडवर्स फिजिकल कंडीशंस, और जो फिजिकल कंडीशंस एडवर्स होती हैं बैक्टीरियल ग्रोथ के अंदर, वेजिटेटिव ग्रोथ के अंदर, उससे भी ये बचाता है। Each spore can give rise to only one endospores, which play a role in heat resistance. The spore consists of 3 layers, namely core, cortex, and spore coat. जो एक स्पोर होता है वो एक ही एंडोस्पोर को विच राइज करता है, मतलब ये जो स्पोर होता है बाद में ग्रो करेगा, तो एक स्पोर एक ही एंडोस्पोर के अंदर कन्वर्ट होगा। विच प्ले अ रोल इन हीट रेजिस्टेंस, जो कि हीट रेजिस्टेंस में, जैसे कि मैंने बताया, हायर टेम्परेचर पे हीट रेजिस्टेंस के अंदर हेल्प करता है। जो स्पोर्स होता है ये 3 लेयर से मिलकर बना होता है, नेमली कोर, कॉर्टेक्स एंड स्पोर कोट।